गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़े थे पिछले लेक्चर में। आफ्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हम लोग को एडिशन पढ़ना है और टाइप्स ऑफ वेक्टर आपको बोले थे खुद से पढ़ के आने के लिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग जो भी असाइनमेंट में क्वेश्चन कल दिए थे उससे आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट है तो नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है एडिशन। व्हाट इज एडिशन? तो जनरली कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि जोड़ने को एडिशन बोलते हैं, तो वही हम लोग को समझना है कि जोड़ क्या है, एडिशन क्या है। तो एडिशन जो है वह एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो किसी भी डिसिमिलर नेचर या सिमिलर नेचर के क्वांटिटी के बीच इस्टेब्लिश किया जाता है और जिसके द्वारा सेम नेचर का क्वांटिटी हमारा मिलता है। जैसे आप ऐसे देख सकते हैं कि क्या आप 5 किलोग्राम को 5 मीटर के साथ ऐड कर सकते हैं? जवाब होगा नो। लेकिन वही 5 किलोग्राम को 7 किलोग्राम के साथ ऐड कर सकते हैं? जवाब होगा यस। यानी एडिशन जो है यह 5 किलोग्राम यह एक क्वांटिटी है मास और यह क्वांटिटी है हमारा लेंथ। यह क्वांटिटी हमारा मास है और पुनः यह क्वांटिटी जो है ये भी मास है। तो ये दोनों क्वांटिटी जो है सेम नेचर का हुआ, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें एडिशन डिफाइन है और इसमें एडिशन डिफाइन नहीं है। तो दूसरी बात, इसमें प्रोडक्ट डिफाइन है कि नहीं? तो 5 kg को 5 मीटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी प्रोडक्ट रूल इसमें डिफाइन है, लेकिन एडिशन रूल डिफाइन नहीं है। इसका जनरल मीनिंग आता है कि एडिशन एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो सिमिलर नेचर के क्वांटिटी के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए बनाया गया है। तो एडिशन को हम लोग डिफाइन करेंगे कि एडिशन इज द मैथमेटिकल ऑपरेशन। एडिशन को हम लोग डिफाइन करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन डिफाइंड फॉर establishing a relation among quantities having same nature। यानी सेम नेचर के क्वांटिटी के बीच या सिमिलर क्वांटिटी के बीच या हैविंग सेम क्वांटिटी, हम लोग लिख सकते हैं सेम क्वांटिटीज के बीच यह रिलेशन हम लोग इस्टेब्लिश करता है, वह मैथमेटिकल ऑपरेशन कहलाता है। आपको एडिशन। अब यह एडिशन जो है कितने प्रकार से हम लोग को यहाँ पर एडिशन पढ़ना है उसको हम लोग देखेंगे। एडिशन को कितने ढंग से हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है इसको हम लोग को देखना है एडिशन। तो यह एडिशन जो है इसके लिए 3 मेथड हम लोग पढ़ेंगे। पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है एनालिटिकल और तीसरा है यूनिट वेक्टर नोटेशन। अब इस 3 मेथड में ग्राफिकल मेथड पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो यह जानना है कि यह जो ग्राफिकल मेथड है यह किस प्रकार के वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है। तो ग्राफिकल मेथड जो है को इनिशियल, को लीनियर एंड को प्लानर वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है। 3 प्रकार के इन वेक्टर्स को हम लोग जो है वन मिनट लाइन आ जा रहा है। ये 3 प्रकार के मेथड के लिए ग्राफिकल मेथड एप्लीकेबल है और इस ग्राफिकल मेथड में 3 मेथड पुनः हम लोग को पढ़ना है। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ।
पहले हम लोग इस सेक्शन को ग्राफिकल मेथड को कंप्लीट करेंगे, तब उसके बाद हम लोग जाएंगे एनालिटिकल मेथड में, और तब पुनः उसके बाद हम लोग जाएंगे यूनिट वेक्टर नोटेशन मेथड में। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड में हम लोग को यह जानना है, ग्राफिकल मेथड के द्वारा केवल 3 टाइप के वेक्टर को ही हम लोग ऐड कर सकते हैं, वो कोलिनियर, कोइनिशियल और कोप्लानर वेक्टर को। तो ये कोइनिशियल वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स क्या है, कोप्लानर वेक्टर क्या है, ये हम लोग को जानकारी लेना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं, ये हम लोग का स्कीम हो गया कैसे पढ़ना है। अब ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले बेसिक जानकारी में आ जाते हैं हम लोग कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल कोइनिशियल वेक्टर्स, तो 2 और मोर देन 2 vectors, 2 or more than 2 vectors are said to be अब यहाँ डिफिनेशन में हम लोग said to be यूज किए हैं। इसका मतलब है कि होता नहीं है, कुछ कंडीशन होंगे, अगर कंडीशन को कोई चीज सेटिस्फाई करता है तो उसके लिए हम लोग said to be वर्ड यूज करते हैं लैंग्वेज में। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर वैसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं उसको कोइनिशियल वेक्टर। हम लोग सीधे नहीं कर सकते हैं 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स आर या इज कोइनिशियल, ऐसा लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते हैं। अगर इज या आर यूज कर दिए इसका मतलब कि वो हमेशा होता है, लेकिन जब इज आर सेड टू बी अगर वर्ड यूज करते हैं इसका मीनिंग होता है कि देयर मस्ट बी सम कंडीशन, इफ कंडीशन इज फुलफिल्ड बाय द वेक्टर्स देन द वेक्टर इज ट्रीटेड इन दिस कैटेगरी, यह मीनिंग होता है। इसलिए हम लोग सेड टू बी यूज करते हैं। तो said to be co-initial vectors if their starting point is same। स्टार्टिंग पॉइंट जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर को हम लोग मान लेते हैं या ए वेक्टर ओ ए वेक्टर है, बी वेक्टर जो है या ओ बी वेक्टर है, सी वेक्टर जो है या ओ सी वेक्टर है। तो ओ ए वेक्टर, बी वेक्टर को यहीं पे दिए या ओ बी वेक्टर है, सी वेक्टर को यहाँ दिए या ओ सी वेक्टर है। तो तीनों वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट जो है यानी टेल जो है वह ओ है, कॉमन है, सेम है, इसलिए इन वेक्टर्स को हम लोग बोल सकते हैं कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर्स बोल सकते हैं। अब कोइनिशियल वेक्टर्स के बाद सेकंड हम लोग को जानना है कोलिनियर वेक्टर्स। तो अब आ जाते हैं हम लोग कोलिनियर वेक्टर सेकंड, कोलिनियर वेक्टर्स। तो इसमें भी हम लोग वही कंडीशन फ्रेज यूज करेंगे कि 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ, अब कंडीशन बदल जाएगा यहाँ पर, तो अब कंडीशन बदल करके हम लोग यहाँ पर लिखेंगे या हम मिटा देते हैं, जगह बना लेते हैं यहाँ पर। इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन irrespective of their sense of direction, अब यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज आपको समझना है कि दे आर इन द सेम डायरेक्शन, और इसी को दूसरे ढंग से कह रहे हैं कि देयर सेंस ऑफ डायरेक्शन आर इररिस्पेक्टिव। इसका मीनिंग क्या हो रहा है? तो यही मीनिंग हम लोग को जो है समझना है कि यह क्या हम लोग को कह रहा है। तो हम लोग को ऐसे 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स को कंसीडर करना है जिसका डायरेक्शन सेम है। तो सबसे पहले तो हम लोग यह जानेंगे कि सेम डायरेक्शन क्या होता है। तो जैसे आप देखिए यह एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में चाहे हम लोग लेफ्ट जाए या राइट जाए एक डायरेक्शन माना जाएगा, वन डायरेक्शन, दैट डायरेक्शन इज एक्स डायरेक्शन। अब इस एक्स डायरेक्शन में 2 सेंस ऑफ डायरेक्शन होते हैं। पहला पॉजिटिव एक्स ओरिजिन मान लेंगे तो यह पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और दूसरा निगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो 2 सेंस ऑफ डायरेक्शन हो गए। अब मान लो कि कोई वेक्टर यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, यह है वेक्टर ओ ए, यह वेक्टर ए है, तो यह वेक्टर का सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव, और डायरेक्शन क्या है? एक्स डायरेक्शन है।
दूसरा वेक्टर ले लीजिए बी, यह जो है ओ और बी या दूसरा वेक्टर है जो यहाँ दर्शा देते हैं बी वेक्टर, यहाँ से यहाँ तक। इसका भी सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स, और डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस। तो ए और बी दोनों को लीनियर कहलाएगा। अगर तीसरा वेक्टर इधर ले लेते हैं हम लोग ओ सी, इस सी वेक्टर को देखें तो ओ सी वेक्टर और ए वेक्टर यानी ए वेक्टर और सी वेक्टर को देखिए तो ए और सी दोनों का सेंस ऑफ डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन ए भी एक्स डायरेक्शन में है, सी भी एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए ए और सी भी कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। यानी हियर ए बी एंड ए सी एंड ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर। यहाँ देख रहे हैं कि AB को भी कोलिनियर कर सकते हैं, AC को भी कोलिनियर कर सकते हैं, ABC तीनों को भी कोलिनियर कर सकते हैं, ठीक है। BC को भी कोलिनियर कर सकते हैं और CB को भी कोलिनियर कर सकते हैं। तो कोलिनियर का मतलब है कि डायरेक्शन सेम है, चाहे सेंस ऑफ डायरेक्शन हमारा डिफरेंट क्यों नहीं। दूसरा डायरेक्शन देखिए, अगर यह वेक्टर या दूसरा वेक्टर जो है OA, दूसरा वेक्टर जो है इसके पैरेलल है OB, तो इसको भी हम लोग जो है वो लीनियर वेक्टर कह सकते हैं। ये भी कोलिनियर वेक्टर है, वो लीनियर वेक्टर। अगर एंटी पैरेलल ले लेते हैं OA वेक्टर A है और यह दूसरा वेक्टर है हमारा, मान लेते हैं BC, यह वेक्टर B है, एंटी पैरेलल है, तो इस एंटी पैरेलल वेक्टर को भी हम लोग कोलिनियर वेक्टर कह सकते हैं, क्योंकि इसका भी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स है, इसका भी पॉजिटिव एक्स, सेम डायरेक्शन देखना है, यानी यह भी एक्स है, पॉजिटिव हो निगेटिव हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ सेंस ऑफ डायरेक्शन है। तो यह एक्स है, यह भी हमारा एक्स है, तो चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो हमें क्या बोलेंगे, उसको कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। उसी तरह y के पैरेलल हो या y डायरेक्शन कोलिनियर, z के पैरेलल हो या z डायरेक्शन कोलिनियर, z या एंटी z के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो फिर भी हमारा कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। तो इस तरह कोलिनियर वेक्टर हम लोग ने समझ गए। कोलिनियर वेक्टर में केवल डायरेक्शन सेम देखना है, x है y है या दोनों का डायरेक्शन सेम है, ना x है ना y है ना z है। मान लेते हैं कि कोई वेक्टर ऐसा है तो दूसरा वेक्टर ऐसा है, ये भी हमारा कोलिनियर ही कहलाएगा। y डायरेक्शन में है यह भी कोलिनियर कहलाएगा, z डायरेक्शन में है यह भी कोलिनियर कहलाएगा, किसी तीसरे डायरेक्शन में है ऐसे ले लेते हैं, एक ऐसे ले लेते हैं, यह भी कोलिनियर कहलाएगा। लेकिन इस वेक्टर को अगर हम लोग कंसीडर करें यहाँ पर कि एक वेक्टर यह है और दूसरा वेक्टर यह है, तो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन ना तो पैरेलल है ना ही एंटी पैरेलल है, तो यह कोलिनियर नहीं है, ठीक है। उसी तरह एक वेक्टर यह ले लिए और एक वेक्टर यह ले लिए, तो ये कोलिनियर नहीं है। तो इस तरह हम लोग देखेंगे पैरेलल हो या एंटी पैरेलल, उसको भी कोलिनियर हम लोग मानते हैं। अब कोलिनियर वेक्टर के बाद जो है हम लोग को तीसरा टाइप है कोप्लानर। कोप्लानर वेक्टर क्या है ये हम लोग को समझना है। तीसरा कोप्लानर, तो अब देखिए कोप्लानर के लिए दो वेक्टर तो ऑलवेज प्लेन में होते हैं। जब दो से अधिक वेक्टर्स की चर्चा हम लोग करते हैं तब हम लोग वहां देखते हैं कि कोप्लानर है या नहीं, इसलिए इसके डिफिनेशन में हो जाएगा मोर देन टू वेक्टर्स। यहाँ टू और मोर देन टू नहीं यूज करेंगे, टू के लिए वैलिड नहीं है क्योंकि टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लानर। तो मोर देन टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लानर इफ they are in the same plane or parallel to the same plane। यानी अगर दो वेक्टर सेम प्लेन में है या उस प्लेन के पैरेलल है तो भी हम लोग उसको कोप्लानर बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए जो है हम पहले एक क्यूब बनाते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर आएगा। एक थ्री डायमेंशनल कंसेप्ट के लिए एक क्यूब है, इसको दीजिए O, इसको x एक्सिस मान लो, इसको y एक्सिस मान लो और इसको z एक्सिस मान लो। अब आप जो है नीचे वाला प्लेन देखिए O A B
और सी। एक नीचे वाला जो प्लेन है इसको ध्यान से देखिए, ओ ए बी सी और सी से पुनः ओ। तो ये नीचे वाले प्लेन में मान लो कि कोई वेक्टर यह है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर यह है बी वेक्टर, या दूसरा वेक्टर मान लेते हैं यहाँ से ऐसे है बी वेक्टर, तीसरा वेक्टर ऐसे है सी वेक्टर। तो ये तीनों का तीनों वेक्टर जो है एक ही प्लेन में है, ओ ए बी सी में। तो इस तीनों वेक्टर को हम लोग कोप्लानर वेक्टर बोलेंगे, कोप्लानर वेक्टर। दूसरा, इसके पैरेलल हम लोग चेक कर लेते हैं, पैरेलल वाले को क्या बोलेंगे। तो पैरेलल वाले को भी चेक कर लीजिए। यहाँ पर इसका नाम बी सी लिख दिए हैं, तो डी ई एफ जी। अब डी ई एफ जी में देखिए, मान लो कि कोई वेक्टर यहाँ इस ऊपर वाले टॉप पे है डी वेक्टर, यहाँ पर है कोई वेक्टर ई वेक्टर, यहाँ पर कोई इधर वेक्टर है एफ वेक्टर। तो ये तीनों का तीनों वेक्टर भी हमारा कोप्लानर वेक्टर कहलाएंगे, क्योंकि यह भी उसी प्लेन में है जिस प्लेन में यह है उसके पैरेलल प्लेन में है। तो सेम प्लेन में हो या पैरेलल प्लेन में हो तो ए बी डी भी हमारा कोप्लानर वेक्टर कहलाएगा। तो कोप्लानर या हम लोग समझ गए कि सेम प्लेन में हो। अब प्लेन क्या है इसकी भी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा देख लीजिए, जो आप लोग जानते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो ब्लैक वाला है या आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पर जो है या वाई एक्सिस है, और जेड जो है रेड वाले को हम लोग जेड एक्सिस मान लेते हैं, ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ पर देखिए इस x को हम लोग y के अलॉन्ग ऐसे रोटेट करा रहे हैं। तो यह जो है x को y के अलॉन्ग रोटेट करा रहे हैं, तो यह जो है xy प्लेन फॉर्म हो गया। अब xy प्लेन में कोई वेक्टर a या है, कोई दूसरा वेक्टर b ऐसे है, कोई तीसरा वेक्टर c ऐसे है, तो यह एक ही प्लेन में है, तो यह हमारा कोप्लानर वेक्टर कहलाएगा। उसी तरह यहाँ पर मान लीजिए कोई वेक्टर ऐसे a है, यहाँ पर ही कोई वेक्टर b है, कोई वेक्टर ऐसे c है, तो यह इस प्लेन के पैरेलल है, यह भी कोप्लानर वेक्टर कहलाएगा। दूसरा देखिए, जब y एक्सिस को हम लोग z एक्सिस के एलोंग जो है रोटेट कराएंगे ऐसे, तो इधर का जो सरफेस बनेगा y जेड प्लेन। x को जब रोटेट कराएंगे z के एलोंग तो x जेड प्लेन। यानी इमेजिन आप कीजिए किसी कमरे में है, कमरे का यह दीवार जो है, यहाँ अगर आपका x इधर मान लेते हैं x, यहाँ पर ओरिजिन मान लीजिए, ओरिजिन से इधर x मान लीजिए, नीचे इधर y मान लीजिए और ऊपर z मान लीजिए, तो यह x जेड प्लेन हो गया। इस x जेड प्लेन के सामने वाला जो दीवार है वह पैरेलल x जेड प्लेन कहलाएगा। इधर जो है इसको ऐसे इस दीवार को देखिए y जेड प्लेन हो गया, इधर दीवार यह भी y जेड प्लेन के पैरेलल कहलाएगा। नीचे xy है तो x को ऐसे रोटेट करा देंगे y के अलोंग, तो फर्श बन जाएगा xy प्लेन। तो रूफ देखिए यह इसके पैरेलल है। तो इस तरह जो है ये दोनों भी कोप्लानर वेक्टर कहलाएंगे। अब यहाँ पर देखना है कि नन कोप्लानर वेक्टर हम लोग किसको कंसीडर करेंगे। तो नन कोप्लानर वेक्टर के लिए भी यही डायग्राम आप देखिए। नन कोप्लानर वेक्टर के लिए इस डायग्राम में मान लो कि दो वेक्टर जो है ऐसे हैं, यानी कि अब जो है जेड डायरेक्शन को हम जो है ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, जेड डायरेक्शन ब्लू कलर से जेड डायरेक्शन को दर्शा रहे हैं। और ब्लैक कलर जो है ये हमारा प्लेन है XY प्लेन। XY प्लेन में एक वेक्टर A है या दूसरा वेक्टर B है या, और तीसरा वेक्टर जो C है, 3 डायमेंशनली आपको इमेजिन करना है, A वेक्टर B वेक्टर और तीसरा जो C वेक्टर है वो ऐसे चला गया Z डायरेक्शन में या C वेक्टर। तो इस केस में ABC को हम लोग बोलेंगे नन कोप्लानर वेक्टर, नन कोप्लानर वेक्टर, यानी दोनों एक ही प्लेन में नहीं है। ए बी अगर एक प्लेन में है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो हमारा सी वेक्टर जो है वह उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, या कोई थीटा एंगल बना करके इधर जा रहा है। यानी आपको इमेजिन करना है इस तरह से कि यह जो है यहाँ पर इमेजिन आप करिए कि यहाँ पर आपका जो है इमेजिन करिए यह एक्स एक्सिस है, इधर जो है वाई एक्सिस हो गया, और यह प्लेन में कोई वेक्टर ले लिए, या हमारा जो है ए वेक्टर, इसी प्लेन में दूसरा वेक्टर या हो गया बी वेक्टर, अब तीसरा वेक्टर ऐसे ले लिए हैं या, तो यह नन कोप्लानर वेक्टर कहलाएगा। इसको ऐसे कर देंगे तो भी नन कोप्लानर, इसको ऐसे कर देंगे तो भी नन कोप्लानर। अब कोई कहेगा कि दो ही वेक्टर है,
या वेक्टर ए है और या वेक्टर बी है, तो अब इस वेक्टर को कोप्लानर कहेंगे या नन कोप्लानर। तो दो वेक्टर तो ऑलवेज प्लानर होते हैं, तो यह कोप्लानर ही कहलाएगा, क्योंकि इसको जैसे ही आप ऐसे रोटेट कराइएगा यह एक प्लेन फॉर्म करेगा, या वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों मिलकर के एक प्लेन फॉर्म करेगा। तो दो वेक्टर अगर लेते हैं, टू वेक्टर, तो दे आर ऑलवेज इन ए प्लेन, ऑलवेज इन ए प्लेन। तो इसके लिए कोप्लानर वर्ड सुटेबल नहीं है, क्योंकि हमेशा प्लेन है। जब ही तीसरा हमारा वेक्टर आएगा तब कोप्लानर या नन कोप्लानर हम लोग कंसीडर करेंगे। अगर तीसरा वेक्टर ऐसे आ गया तो भी यह कोप्लानर कहलाएगा, सेम प्लेन में है। लेकिन तीसरा वेक्टर अगर किसी ऐसे एंगल पे आ गया, प्लेन से कुछ एंगल बनाते हुए या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तब हम लोग बोलेंगे नन कोप्लानर वेक्टर। तो ये हो गया हमारा विजुअल अंडरस्टैंडिंग कोप्लानर नन कोप्लानर। अब हम लोग जो आ जाते हैं अपने लॉ पे। तो इस तीन प्रकार के वेक्टर के लिए ग्राफिकल मेथड यूज किया जाता है, और नन कोप्लानर वेक्टर को ग्राफिकल मेथड से हम लोग जो है सोल्व नहीं कर सकते हैं। हालांकि जो है ए बी को सोल्व करके तीसरा वेक्टर लीजिए, फिर तीसरा वेक्टर को सी के साथ सोल्व कीजिए, तो वो भी हमारा कोप्लानर मेथड जो है उसमें भी यूजफुल हो सकता है, लेकिन वह हमें लेंथी हो जाएगा कैलकुलेशन। इसलिए जनरली हम लोग प्रीफर करते हैं इजी मेथड के लिए। नन कोप्लानर वेक्टर है तो उसको एनालिटिकल मेथड से सोल्व कर दे या यूनिट वेक्टर नोटेशन मेथड से, और ग्राफिकल वेक्टर है, कोप्लानर वेक्टर है, तो उसको इजीली हम लोग सोल्व कर देते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो एनालिटिकल मेथड और यूनिट वेक्टर नोटेशन मेथड जो है ऑल टाइप ऑफ वेक्टर के लिए वैलिड है, किसी भी प्रकार के वेक्टर को हम लोग उससे सोल्व कर सकते हैं। और ग्राफिकल मेथड जो है वो कोलिनियर, कोइनिशियल और कोप्लानर के लिए यूज किया जाता है। अब हम लोग जो है पहला जो है ग्राफिकल मेथड वो हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ग्राफिकल मेथड है आपका फर्स्ट मेथड, जिसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट जो लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोग क्या देखते हैं, एज एग्जांपल आप लीजिए, मान लेते हैं कि यह आपका जो है पंकज मार्केट है। तो ये पंकज मार्केट से आप जो है टावर पे गए, या टावर है, और टावर से जो है पुनः जो है आप चले गए 0 माइल। तो यह मान लीजिए जेड 0 माइल है। तो फाइनली कोई पूछेगा आप कहाँ गए, तो आप पंकज मार्केट से 0 माइल है, पंकज मार्केट से 0 माइल है। फाइनली यह रिजल्टेंट हुआ। अब पंकज मार्केट से टावर जाना अगर हमारा वेक्टर ए हो, और टावर से 0 माइल जाना वेक्टर बी हो, तो फाइनल रिजल्ट इस दोनों का आया कि ए बी का रिजल्ट जो है या वेक्टर आर हो गया। आप पंकज मार्केट से 0 माइल पहुंच गए, तो आर को बोलेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दोनों का सम है, रिजल्टेंट है, और दोनों वेक्टर हैं, सेम नेचर के हैं। सेम नेचर में जो हमारा रिलेशन स्टेब्लिश होता है रिजल्टेंट निकालने के लिए, उसको एडिशन बोलते हैं। इसलिए वेक्टर आर इज द सम ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यह हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। और कंस्टिट्यूएंट वेक्टर, वेक्टर ए और बी तीनों मिलकर के एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो इस ट्रायंगल बनाने के कारण इसका नेमिंग हम लोग करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, resultant of two vector are represented by the third side of triangle such that they are such that क्या हम लोग बोलेंगे कि इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ P T T Z, तो ZP भी हमारा तीसरा साइड है, लेकिन ZP को रिजल्टेंट वेक्टर नहीं बोलेंगे, PZ को रिजल्टेंट बोलेंगे। इसका मतलब है कि हम लोग को कुछ ऐड करना पड़ेगा। Then the third side will represent the resultant vector, यानी कि दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट तीसरे साइड द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, such that the resultant vector start from the tail of first vector and end at the head of second vector। तो इस बात को पहले हम लोग लिख लेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अकॉर्डिंग टू, यह हो गया अकॉर्डिंग टू, पूरा लिख लेता हूँ, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। VF का मतलब हो गया वेक्टर एडिशन, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स is the third side of triangle
फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स को लेकर के जो ट्रायंगल बनाएंगे उसका थर्ड साइड जो होगा उस दो वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसको आप दूसरे लैंग्वेज में भी, इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि when resultant and constituent vector makes a triangle then this law is known as triangle law of vector addition। और सिंप्लीफाई करके लैंग्वेज यूज कर सकते हो कि according to triangle law of vector addition the resultant of two vector is the third side of triangle formed by the three vectors, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द थ्री वेक्टर्स। तो इस तरह हम लोग लैंग्वेज जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब जो है इस लैंग्वेज के आधार पर जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान रखना है कि थर्ड जो वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है, वो फर्स्ट के टेल से जाएगा और दूसरे के हेड पे जाएगा। इसलिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एक दूसरा नाम भी है। इसका नाम है कि पहले के टेल पे, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल है और दूसरे वेक्टर के हेड पे रिजल्टेंट वेक्टर का हेड है, इसलिए इसको हेड टेल एडिशन मेथड भी कहते हैं। यानी ट्रायंगल लॉ का दूसरा नाम है हेड टेल एडिशन मेथड। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यह जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है जिसको हम लोग को निकालना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ए को हम लोग ग्राफिकली जो है, अब यहाँ पे एग्जांपल का हम लोग कोई भी इजी नेमिंग ले लेते हैं, ओ ए और यह हो गया बी, तो ओ ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर को हम लोग ए बी वेक्टर ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए पहले का हेड है ए और दूसरे वेक्टर का टेल है ए, तो हेड टेल जो है ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना हमारा ओबी वेक्टर, इसी को ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। अब रिजल्टेंट वेक्टर जो है वह ओबी वेक्टर है एंड ओबी इज द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, इस कारण से इसका नेमिंग रख दिया गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में इस आर का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और आर का डायरेक्शन भी निकालना है, यानी ओबी का मैग्नीट्यूड क्या होगा और ओबी का डायरेक्शन वेक्टर ए से क्या होगा। तो यह जो हम लोग अभी निकालेंगे सेम पैरेललोग्राम लॉ में भी वही रिजल्ट आता है, लेकिन दोनों अलग अलग जगह निकालेंगे। यह हमारा रिजल्टेंट फाई हो गया और वेक्टर ए का डायरेक्शन देखिए यह और बी का डायरेक्शन देखिए, दोनों के बीच का एंगल यह मान लेते हैं थीटा। बी से जो है एक परपेंडिकुलर हम लोग जो है यहाँ ड्रॉ करेंगे ऑन द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ वेक्टर ए और इस पॉइंट को मान लेंगे सी या 90 डिग्री। अब आप ट्रायंगल एबीसी से देखिए, एबीसी में यह एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर अगर बीसी निकालना है तो साइन थीटा यूज करेंगे, एसी निकालना है बेस तो कॉस थीटा यूज करेंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एसी डिवाइडेड बाई एबी। अब यहाँ ए को कैंसिल नहीं करना, तो AC बराबर हो गया AB cos थीटा, तो AC बराबर हो जाएगा AB का वैल्यू B cos थीटा, क्योंकि AB जो है वेक्टर B है तो इसलिए AB का मैग्नीट्यूड जो होगा वेक्टर B का मैग्नीट्यूड होगा। यहाँ दूसरा इसी में देखिए साइन थीटा अगर हम लोग निकालते हैं तो साइन थीटा परपेंडिकुलर है BC इस थीटा के लिए, तो यह BC बटा AB, फिर यहाँ BB कैंसिल नहीं कीजिएगा, तो यह जो है AB हम लोग का BC निकलेगा, तो BC बराबर हो जाएगा AB साइन थीटा और AB बराबर पुनः वेक्टर B है इसलिए वेक्टर B साइन थीटा कर देंगे इसको। तो इस तरह BC भी निकल गया और AC भी निकल गया। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम, इसके बाद आपको यहाँ से लिखना है फ्रॉम ट्रायंगल OBC, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। OC स्क्वायर को OA प्लस AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस BC स्क्वायर लिख सकते हैं। अगले स्टेप में देखिए OB को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे हम लोग, यहाँ तक दिख रहा है, तो OA स्क्वायर, OA को वेक्टर A का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं OA को, और AC को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं B cos थीटा इसका होल स्क्वायर और प्लस BC को लिख सकते हैं B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब अगले स्टेप में यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर R का स्क्वायर बराबर हो गया, इस टर्म को छोड़िए तो फर्स्ट का स्क्वायर A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा A प्लस B का होल स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा हो गया और प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब इसमें से जो है आपका B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को वैसे B स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो मोड R स्क्वायर बराबर हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और प्लस 2AB cos थीटा।
अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यह जो है मॉड ऑफ आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो यह बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab cos थीटा हो गया। तो इस तरह रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वह रूट ओवर फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा जो है यह हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी यानी दोनों वेक्टर के बीच का एक्यूट एंगल है। बीच का यह एंगल, इसको आगे बढ़ाएंगे इस वेक्टर को, वेक्टर को जब उसके पैरेलल हम लोग बढ़ाते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है वेक्टर में, इसको आगे बढ़ाएंगे तो यह एक्यूट एंगल है। एक यह एंगल बना और एक ऐसा एंगल बना ऑब्ट्यूज एंगल ए और बी के बीच में, तो एक्यूट वाला हम यहाँ कंसीडर करते हैं। अब जो है इस फॉर्मूला के साथ साथ हम लोग को डायरेक्शन भी निकालना है कि डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो एक फॉर्मूला आ गया, इसको आपको याद रखना है ऑलवेज। अब इसके बाद दूसरा फॉर्मूला भी आपको यूज करना है, इसी ट्रायंगल से tan फाई निकालेंगे। तो tan फाई का फॉर्मूला हो जाएगा BC बट्टा OC। BC का वैल्यू डाल दीजिए B sin थीटा और OC का वैल्यू डाल दीजिए OA प्लस AC। यह हो गया B sin थीटा डिवाइडेड बाई OA को A प्लस AC को B cos थीटा। तो इस तरह tan फाई का जो फॉर्मूला आया यह B sin थीटा डिवाइडेड बाई A प्लस B cos थीटा। यहाँ पर इसको अंदर ब्लॉक करेंगे, मेमोरी में लॉक करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देख रहे हैं, इससे एक दूसरा फॉर्मूला भी डिराइव हम लोग कर सकते हैं। आप 11th क्लास में मैथ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़िएगा तो फाई इज इक्वल टू वहां पढ़िएगा tan इनवर्स, यह हो जाएगा B sin थीटा डिवाइडेड बाई A प्लस B cos थीटा। यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा मेमोरी टिप्स यूज करते हैं। मेमोरी टिप्स यह यूज करते हैं कि अगर हमारा रिजल्टेंट A के साथ बना हुआ है, ये फाई एंगल A के साथ है, तो बच कौन गया B, तो बचे हुए का साइन थीटा बटा जिसके साथ है वह प्लस बचे हुए का कॉस थीटा। एक कंसेप्ट हम लोग मेमोरी टिप्स में यूज करते हैं ताकि याद रहे। तो आपको दो फॉर्मूला याद रखना है, एक ए फॉर्मूला और एक ए फॉर्मूला। अब जो है एक दो क्वेश्चन हम लोग दो बेसिक क्वेश्चन करेंगे इस ट्रायंगल लॉ और वेक्टर एडिशन पे, और तब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में परफॉर्म करेंगे पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर एडिशन पे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए नेक्स्ट जो क्लास होगी पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर एडिशन पे, उसको किसी भी हाल में मिस नहीं कीजिएगा। उसमें 2 से 3 क्लास लगेगी क्योंकि उसका ब्रॉड यूज होता है पूरे 11th में, 12th में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, यानी हर एक जगह जहां भी आप पढ़िएगा उस लॉ का यूज आपको करना, इसलिए उस लॉ की क्लियर अंडरस्टैंडिंग आवश्यक है पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1 यानी कष्ट संख्या 1। इसमें जो है ट्रायंगल लॉ पे हम लोग क्वेश्चन है, तो सीधे आपको यूज करना है। क्वेश्चन है ट्रायंगल लॉ of vector addition is used for, पहला है को इनिशियल वेक्टर्स, दूसरा है को लीनियर वेक्टर्स, तीसरा है को प्लानर वेक्टर्स, और चौथा है नन को प्लानर वेक्टर या नन ऑफ दीज इसमें होगा। तो किस टाइप के वेक्टर के लिए यूज करते हैं, तो देखिए इस ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में यह जो हम लोग OA वेक्टर लिए हैं और दूसरा वेक्टर जो है पहले वेक्टर के हेड पे है दूसरा वेक्टर, तो ये दो वेक्टर मिलकर के तो एक प्लेन बना रहे हैं और ट्रायंगल जो बनता है वो अभी उसी प्लेन में होता है, इसलिए यह को प्लानर वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं इसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी पे, जो 2004 में AIEEE में पूछा था, जिस लेवल के एग्जाम अभी IIT मेंस का होता है उसी में पूछा गया था इस क्वेश्चन को। जैसे मान लेते हैं प्रॉब्लम जो है इस टाइप का प्रॉब्लम पूछा गया था। प्रॉब्लम है आपका 3 फोर्सेस F1 is equal to 3 Newton, F2 equal to 4 Newton and F3
equal to 5 Newton are acting on a body of mass 2 kg. Find the acceleration produced in the body. इसमें जोड़ दीजिए as shown in figure, as shown in figure, and body is of mass 2 kg. यानी बॉडी का मास 2 kg है और फिगर में दर्शाया गया है कि वे कैसे एक्ट कर रहे हैं फोर्सेस। हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है 3, 7, 12, 12, 6 यानी 6 मीटर पर सेकेंड। दूसरा ऑप्शन है 5 to 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सी में जो है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाल दीजिए और डी में नन ऑफ दीज डाल दीजिए। तो यह आपको बताना है कि कौन सा सही है। और डायग्राम जो क्वेश्चन में दिया है वो क्या दिया है, यह जो है आपका F1 वेक्टर है, यह जो है F2 वेक्टर है और यह जो है F3 वेक्टर है। F3 वेक्टर ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, F3 वेक्टर, F2 वेक्टर और F1 वेक्टर। मैग्नीट्यूड सबका दिया हुआ है, यही क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग को सोल्व करना है। तो ध्यान देखिए यहाँ पर तीनों वेक्टर को बुलाना है। फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप यूज कर सकते हैं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए आप देखिए हम लोग को निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बराबर आप 9th क्लास में न्यूटन सेकंड लॉ पढ़े होइएगा, F बराबर ma। तो नेट फोर्स अगर हम लोग को मिल जाए, मास दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर जो है 9th में आप पढ़े होइएगा सीधे फोर्स को जोड़ देते थे या घटा देते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तीन फोर्स को जो हम लोग जोड़ेंगे F1, F2, F3 को वो वेक्टर मेथड से जोड़ेंगे। यानी हम लोग का जो रिजल्टेंट फोर्स Fr होगा वो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर ऐसे लिखेंगे। और डायग्राम में यहाँ O, A, B यहाँ डाल देते हैं। तो अब जो है इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब F1 वेक्टर को आप लिखिए, या F1 वेक्टर हो गया OA वेक्टर प्लस F2 वेक्टर हो गया AB वेक्टर और F3 वेक्टर हो गया BO वेक्टर। अब इस दो को एक साथ लिखिए, OA वेक्टर जोड़ OA वेक्टर जोड़ OB AB वेक्टर, OA वेक्टर जोड़ AB वेक्टर को आप देखिए। तो इस दोनों वेक्टर का, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो यह वेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह जो है A कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, ठीक है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो यह OB वेक्टर हो गया प्लस BO वेक्टर हो गया। अब देखिए O से B और B से O डायरेक्शन में अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में सेम है। तो OB वेक्टर प्लस इस BO वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं माइनस OB वेक्टर। यहाँ लिख देंगे सिंस BO वेक्टर इज इक्वल टू माइनस OB वेक्टर। वेक्टर का ये निगेटिव वेक्टर हम डिफाइन करते हैं। अब जो है यह OB वेक्टर प्लस माइनस माइनस OB वेक्टर ये कट करके 0 हो गया। तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो 0 आ गया। इसलिए एक्सेलरेशन जो है Fr बट्टा m 0 बट्टा आपका 6 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है C करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो चेंजेज आ गया, जनरली आप देखिएगा तो कहिएगा 4 और 3 जो है ये हो गया आपका 7 और 5 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6 ऑप्शन आना चाहिए, लेकिन ये वेक्टर होने के कारण चेंज हो गया। फिर आप देखिएगा कि 3 और 5 पाइथागोरस थ्योरम है, तो इस दोनों का रिजल्टेंट यह हम लोग ले लेते हैं। तो रिजल्टेंट 5 आएगा, तो 5/2 यानी 2.5 आना चाहिए। ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग को F1 और F2 फोर्स के लिए ट्रायंगल लॉ यूज करना है और उसके बाद जो रिजल्टेंट आता है वह यहाँ पर ट्रायंगल लॉ अगर आप यूज करिएगा तो यहाँ भी देख सकते हैं OB फिर BO, यानी O पहला जो ये वेक्टर आया रिजल्टेंट OB, इसका हेड B है और दूसरे वेक्टर का टेल B है। तो BB कैंसिल हो गया यहाँ से, देखिए ट्रायंगल लॉ के कंसेप्ट से। तो OO बचेगा, यानी जहां से चले वही पहुंच गए, यानी नेट 0 हो जाएगा। तो ट्रायंगल लॉ भी यहाँ पर अगर हम यूज करना चाहें तो इसको OO वेक्टर लिख सकते हैं।
अदरवाइज नेगेटिव कंसेप्ट में ज्यादा क्लियर होगा आपका, सीधे कट गया। तो यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज किए हैं, जिसके द्वारा हम लोग का 0 आया है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है कि 10th के जो मेंटेलिटी होती है उसमें थोड़ा चेंज करना होगा। जहां पर भी हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी आएगा उसका ट्रीटमेंट वेक्टर के लॉ के अकॉर्डिंग करना है, न कि अलजेब्रिक लॉ जो हम लोग यूजुअली करते आए हैं वैसा करना है। नेक्स्ट क्लास में जो है आपको हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताएंगे। आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को एससी वर्मा की किताब से पढ़ करके आइएगा। एससी वर्मा का चैप्टर 2 है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, उस चैप्टर में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ के आइएगा और एससी वर्मा के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 उस दोनों को पढ़ के आइएगा। ओके।